वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया था। अब हम इसका पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 के अंदर हमने हेलो एल्केन की रासायनिक समीकरणें पढ़ी थी, जिसमें से पहला था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसकी डिटेल हमने पार्ट 3 की वीडियो में कर ली थी। अब उसके बाद जो बाकी के 3 पॉइंट्स हैं, विलोपन अभिक्रियाएं, धातु के साथ अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये 3 पॉइंट्स का वर्णन हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। दूसरी इसमें अभिक्रिया है निराकरण अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया के अंदर हमने हेलो एल्केन लेना है, हेलो एल्केन लेना तो सभी में ही हेलो एल्केन है, क्योंकि ये हेलो एल्केन की ही रासायनिक समीकरणें चल रही हैं। लेकिन इसमें ऐसा हेलो एल्केन लेना है जिसमें बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो। अब बीटा हाइड्रोजन का मतलब देखो क्या होता है कि हमारे पास ये क्या है, हैलोजन है। हैलोजन के साथ में क्या है, कार्बन है। कार्बन के फिर साथ में कार्बन है, और फिर उसके साथ में क्या है, कार्बन है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। ठीक है, वैसे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हैलोजन है और यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, तो ये हैलोजन जिस कार्बन पर उपस्थित है, हैलोजन जिस कार्बन पर उपस्थित है वो क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। अब इस कार्बन के साथ में जो कार्बन उपस्थित है वो बीटा कार्बन कहलाएगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। तो ये क्या चीज है, बीटा कार्बन है। अब इसको एक बार फिर से समझते हैं कि कार्बन के साथ फिर कार्बन और यहाँ पर हो गया हैलोजन। अब ये क्या है, H2 H3 H2 H3। अब ये वाला जो था वो बीटा कार्बन था। अब बीटा कार्बन के साथ लगे हुए जो हाइड्रोजन है, ये वाले दो, या तो ये वाले या फिर ये वाले, क्योंकि ये भी बीटा कार्बन है। तो ये वाले जो हाइड्रोजन है ये क्या कहलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है, अब इसका पहला बिंदु ये हो गया है कि इसमें बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब दूसरा बिंदु क्या है कि इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवानी है, अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH के साथ अभिक्रिया करवानी है। जब हमने ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की थी तब हमने जलीय NaOH या जलीय KOH यूज किया था। इसमें हमने क्या यूज किया था, जलीय NaOH या जलीय KOH। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अल्कोहलिक NaOH या KOH हम इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कि यहाँ पर क्या था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, तो हम इसको ऐसे लिख दें, CH3। तब यहाँ पर क्या है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसके साथ में लगा हुआ है ये वाला हैलोजन और इसके साथ लगा हुआ है ये वाला हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये वाला हैलोजन और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएंगे बाहर और क्या बना लेंगे, HX बना लेंगे। ठीक है, और ये वाले जो बंध हैं वो आपस में बीच में से टूट जाएंगे। तो ये वाले जो छोटे छोटे बंध रह जाएंगे ये मिलकर के क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो मेन बात यहाँ पर ये है कि ये वाला जो यहाँ पर हाइड्रोजन है ये बाहर निकल रहा है, बीटा हाइड्रोजन बाहर इसमें निकल जाता है। ठीक है, और अंतिम उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पर एल्केन प्राप्त होती है। अब यहाँ पर है कि ये जो विलोपन अभिक्रिया है
इसको हम बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है, निकलने का मतलब है उसका विलोपन हो रहा है, इसलिए इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है वी हाइड्रोहैलोजिनीकरण। क्या है? वी हाइड्रोहैलोजिनीकरण। अब इसको वी हाइड्रोहैलोजिनीकरण भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। वी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का मतलब है हैलोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन के निकलने को भी हाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। अब इसका एक नाम और है इंग्लिश में डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। इंग्लिश में डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन, नेशन मतलब निकलना। ठीक है, नेशन का मतलब होता है इसकी अभिक्रिया। तो डी हाइड्रोहैलोजिनेशन या वी हाइड्रोहैलोजिनीकरण किसी भी नाम से पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम इसमें उदाहरण लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होएगा? ये वाला HCl बाहर निकल जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये जो टूटा है उसकी जगह क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। ठीक है, HCl कह दो या फिर HCl की जगह KCl प्लस में H2, क्योंकि KOH भी तो है जो रिएक्शन में भाग ले। अब मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर एक ही कंपाउंड के अंदर जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर बीटा हाइड्रोजन जो है वो 2 आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब हमें कैसे पता लगेगा कि क्लोरीन जो है वो इधर वाले हाइड्रोजन के साथ को निकालेगा या इधर वाले हाइड्रोजन को निकालेगा? तो इसके लिए एक नियम है जेट सेफ नियम। इसको सेफ-जेफ नियम भी कहते हैं और ये नियम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर पेपर में इसके बारे में प्रश्न आया हुआ है। अब ये क्या कहता है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होगी जिसमें द्विबंधी कार्बन परमाणु के साथ जुड़े एल्किल समूह की संख्या अधिक होगी। अब इस चीज को हम उदाहरण से समझते हैं। अब मान लो कि हमने ये उदाहरण लिया है कि दूसरे नंबर पर पेंटेन के दूसरे नंबर पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो एक कंडीशन हमारे दिमाग में ये आती है कि इसका आंसर ये हो सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और एक हमारे दिमाग में आता है कि ये भी इसका आंसर हो सकता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों में से हम किसको प्रेफरेंस देंगे? अब इस चीज को हम समझते हैं कि ये डबल बॉन्ड है। ये क्या है? डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड के इस साइड एक एल्किल ग्रुप है और इस साइड भी एक एल्किल ग्रुप है। इसमें इस साइड एल्किल ग्रुप है और इसमें इसकी एल्किल ग्रुप नहीं है। तो नियम क्या कहता है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंधी कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हुए एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, मतलब 81% इसमें बन रहा है
और इसमें ये मात्र 19% है, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगा। इसे सत्यापन नियम कहते हैं। और ये वाला उदाहरण भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये उदाहरण भी इसमें आ जाता है। अब उसके बाद एक और भी प्रश्न इसमें आता है कि विलोपन अभिक्रिया और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करो। तो इसमें मेन अंतर जो है वो अल्कोहलिक KOH जलीय KOH का है, और बाकी इसमें जो अंतर है वो जैसे प्रश्न आएंगे, प्रश्न करवाएंगे, उसमें इसमें डिटेल में आ जाए। अब उसके बाद अगली अभिक्रिया है धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब धातुओं के साथ अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। पहला है इसमें ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण। तो इसमें सबसे पहले हम ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण करेंगे, और दूसरी अभिक्रिया है इसमें वुड्स अभिक्रिया, और दोनों ही अभिक्रियाएं इसमें इम्पोर्टेंट है। पहला है इसमें ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक का सूत्र होता है RMgX। तो RMgX, अब यहाँ पर R कुछ भी हो सकता है, X भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन Mg का होना जरूरी है। तब अब हम इस अभिक्रिया में करेंगे क्या, RX। अब यहाँ पर जो R लिया जाएगा वही R यहाँ पर ग्रिग्नार अभिकर्मक में जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जो X लिया जाएगा वही यहाँ पर ग्रिग्नार अभिकर्मक में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसके क्या करवानी है, Mg के साथ अभिक्रिया करवानी है, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवानी है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि हमें इसमें शुष्क ईथर लेना है, शुष्क ईथर इसमें लेना है। तो क्या होगा, R और X के बीच में Mg जाकर के जुड़ जाएगा और RMgX बन जाएगा। अब इसमें एक उदाहरण देखते हैं, C2H5 Br की अभिक्रिया हम Mg से करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या हो जाएगा, C2H5 MgBr। अब इसका नाम क्या हो गया, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ग्रिग्नार अभिकर्मक, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब इसके अंदर अगला बिंदु आता है, इम्पोर्टेंट है जो, कि हम इसमें शुष्क ईथर का उपयोग क्यों करते हैं। क्योंकि ये जो RMgX इसमें बना है, ये हवा की नमी से बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है, और इसीलिए हम इस अभिक्रिया में शुष्क ईथर डालते हैं ताकि ये पानी को अवशोषित कर ले, और ग्रिग्नार अभिकर्मक जो है वो पानी से अभिक्रिया ना कर सके। अब इसमें H2O में एक हाइड्रोजन जो है वो CH3 के साथ जाकर के जुड़ जाएगा और CH4 बना लेगा, और इसका जो OH है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर ये जल से क्रिया करेगा तो ये मेथेन या जो भी एल्किल होगा उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और वो एल्केन बना लेगा। अगली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। अब इसके अंदर हम तीन प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। पहली है इसमें वुड्स अभिक्रिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, RX लेंगे और इसमें सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अब यहाँ पर हम RX जो है वो 2 लेंगे, कितने लेंगे, 2 लेंगे, तो उसको लिखने का तरीका जो है वो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर हम RX को उल्टा लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर Na भी हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे, Na भी हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो एक NaX जो है वो ऐसे निकल जाएगा और दूसरा NaX जो है वो ऐसे निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 NaX बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, एक R है और ये वाला एक R है, ये दोनों के दोनों जो हैं आपस में मिलकर के R बना लें। कहने का मतलब है कि RX के अंदर एक ही R था, RX के अंदर एक ही R था, लेकिन हमने 2 RX लिए हैं ताकि दोनों के R जो है वो जुड़ सके। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर CH3 लेते हैं प्लस 2Na प्लस X
CH3। तो इसमें क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब एल्केन में एथेन बनेगा। इसमें 2 कार्बन वाले बनेंगे। इसमें हमने लिया 1 कार्बन वाला था, लेकिन इसमें अगर यहाँ पर 2 कार्बन वाले लेते हैं हम तो यहाँ पर 4 कार्बन वाले बनते हैं। अगर हम यहाँ पर 3 कार्बन वाले लेते हैं तो यहाँ पर 6 कार्बन वाले बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिटिंग अभिक्रिया। अब फिटिंग अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पर बेंजीन रिंग लेंगे, R की जगह क्या लेंगे, बेंजीन रिंग लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बेंजीन रिंग जो है वो आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, डाई फेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई फेनिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हेलो एरीन से डाई फेनिल बनाओ या फिर डाई फेनिल बनाने की विधि लिखो। तो इसमें बच्चों को याद ही नहीं आती कि ये फिटिंग अभिक्रिया है। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक तो बेंजीन रिंग पड़ी रहेगी और एक R लग जाएगा, मतलब वुड्स का और फिटिंग का यहाँ पर क्या हो गया, मिश्रण बन गया। और यहाँ पर भी क्या होगा कि एक R आ जाएगा, R के साथ बेंजीन रिंग आ जाएगा, मतलब कि एक बेंजीन रिंग और एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, R बन जाएगा। तो यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की है। अब हमारे धातुओं के साथ अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अब हमारी लास्ट अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैंने तुम्हें एक आउटलाइन बताई थी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले अटैक करता है उसे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम पहले डिटेल कर चुके थे। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया था कि यहाँ पर ये अगर ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसमें कंडीशन क्या होगी कि बेंजीन रिंग के इधर और इधर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है अनुनाद के दौरान, और यहाँ पर Cl के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी क्रिएट हो जाता है। तो ये मैंने तुम्हें इसमें समझाया था। अब उसके बाद है कि इस कारण अब नाभिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, खुद क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और बेंजीन रिंग में ये वाले 3 बिंदु ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। तो ऑब्वियसली कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो इन 3 बिंदुओं पर बहुत ज़्यादा इजीली अटैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन नाभिक से यहाँ पर अटैक कब कर रहा था, जब हम यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप ऐड कर रहे थे जो इसकी नेगेटिविटी को घटा रहा था। लेकिन यहाँ पर इनको घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो खुद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो खुद यहाँ पर अटैक इजीली कर देगा। अब इस अभिक्रिया के अंदर कुछ उदाहरण है। पहला है हैलोजनन। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में फिर से हो सकता है रिपीट हो बार बार। तो उसके अंदर ये जो उदाहरण मैं समझा रही हूँ इसमें हैलोजनन, नाइट्रोकरण, तो ये वाले सारे उदाहरण जो है फिर से उसमें रिपीट हो। ठीक है, तो पहला है हैलोजनन। अब हैलोजनन के अंदर हम क्या करते हैं, हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, हैलोजन के साथ, Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या होगी, निर्जल FeCl3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, तो इसके या तो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, इनमें से किसी पर भी ये वाला क्लोरीन अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन या तो इस पर अटैक करेगा या फिर इस पर अटैक करेगा। तो ये जो ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये जो पैरा वाला होता है ये इसमें मुख्य उत्पाद बनता है। अब उसके बाद अगली अभिक्रिया है
नाइट्रोकरण। अब नाइट्रोकरण के अंदर क्या होता है, हमने इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3, इनके साथ अभिक्रिया करवानी है। किसकी अभिक्रिया करवानी है, वही सेम हेलो एरीन की। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर NO2 जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे, NO2 जुड़ जाएंगे, और इसमें भी सेम जो पैरा पोजीशन वाला है वो मुख्य उत्पाद बनेगा। अगला है इसमें हमारा सल्फोनेशन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। उसके अंदर हमने सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 दोनों लिए थे। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ सांद्र H2SO4 लेंगे। अब इसमें भी क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पर SO3H जुड़ जाएगा, और एक कंडीशन हो गई जिसमें पैरा पोजीशन पर SO3H जुड़ेगा, और पैरा वाला जो है वो मुख्य उत्पाद इसमें बनेगा। अगला है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या फिर FC अभिक्रिया। इसमें दो भाग होते हैं, एक तो होता है एल्कलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और दूसरा होता है एसिटिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब इसके अंदर एल्कलीकरण का मतलब है एल्किल ग्रुप का जुड़ना, CH3Cl का जुड़ना, इसमें वही सेम हेलो एरीन में। अब इसमें भी सेम हम क्या लेंगे, निर्जल AlCl3 लेंगे, AlCl3 लेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, और पैरा पोजीशन वाला इसमें मुख्य उत्पाद बनेगा। और एसिटिलीकरण वाले में क्या होगा, एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ गया Cl, निर्जल AlCl3, और यहाँ पर हो गया Cl। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा, मतलब COCH3 ग्रुप जुड़ेगा, और एक पैरा पोजीशन पर COCH3 ग्रुप जुड़ेगा, और पैरा पोजीशन वाला इसमें मुख्य उत्पाद बनेगा। तो ये वाली सारी की सारी रिएक्शंस जो थी वो सेम टाइप की थी और इजी भी थी। अब उसके बाद है कि यहाँ पर सभी के अंदर पैरा पोजीशन ही क्यों बन रहा है। अब इसमें क्या होता है कि हेलो एरीन जो है उसके अंदर जो क्लोरीन है, ये वाला जो क्लोरीन है, इसके अंदर क्या होता है, माइनस का आई प्रभाव होता है। मतलब कि माइनस आई प्रभाव का मतलब है कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दान दे देता है, तो इसको कहते हैं माइनस का आई प्रभाव। इसके कारण क्या होता है, मतलब इसमें दो चीजें जो हैं वो बराबर चल रही हैं। पहला इसमें चल रहा है कि बेंजीन रिंग जो है उसके पास 3 डबल बॉन्ड्स उपस्थित हैं और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित। तो बेंजीन रिंग की इच्छा होती है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाए, और जिसके अंदर इसके पास भी क्या है, 3 लॉन पेयर्स उपस्थित हैं, तो इसको भी घमंड रहता है इस चीज़ का कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है। तो ये भी क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करता है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश कर रहा है, इसको कहते हैं माइनस आई प्रभाव। लेकिन अनुनाद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को Cl से खींच लेता है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है वो Cl से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि Cl की कोशिश रहती है कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें एक तो पैरा पोजीशन पर कुछ भी जुड़ रहा है, XYZ कुछ भी जुड़ रहा है, और एक मेटा पोजीशन पर भी कुछ भी जुड़ रहा है। अब जुड़ने के बाद क्लोरीन की जो खुद की फितरत है इलेक्ट्रॉन्स को मांगने की, वो खत्म नहीं होती है। तो इसके ये नज़दीक है ये वाला, तो इसको क्या रहता है, हर वक्त खतरा रहता है क्लोरीन से, तो ये मुख्य उत्पाद नहीं बन पाता। और ये इससे काफ़ी दूर है, और इसका क्या होता है कि स्थायित्व ये ज़्यादा हो जाता है, इसके माइनस आई प्रभाव से ये बच जाता है दूरी बनाए रखने के लिए। इसलिए ये वाले जो पैरा प्रोडक्ट्स होते हैं वो मुख्य उत्पाद बनते हैं। अब हमने यहाँ पर मोनो हेलोजन यौगिक कर लिए हैं, डाई हेलोजन यौगिक कर लिए हैं। अब उसके बाद है डाई हेलोजन यौगिक तो हमारे सिलेबस में नहीं था,
अब उसके बाद है कि कुछ पॉलीहेलोजन यौगिक, पॉलीहेलोजन यौगिक। अब इसमें पहला कंपाउंड है इसमें डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। अब डाइक्लोरोमेथेन का सूत्र है, क्योंकि यहाँ पर मेथेन है मतलब एक कार्बन है और इसके साथ 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, क्योंकि डाइक्लोरो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा H2, तो इसका सूत्र बन जाएगा CH2Cl2। इसको हम और क्या बोलते हैं, मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंपाउंड है इसमें क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, इसको ट्राई क्लोरोमेथेन भी कहते हैं। अब ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना सभी बच्चे। पहला पॉइंट है इसमें कि शल्य चिकित्सा में ये निश्चेतक के रूप में काम आता है। मतलब शल्य चिकित्सा मतलब कि ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं उसमें निश्चेतक मतलब बेहोशी के काम में आता है। शल्य ऑपरेशन करने से पहले जो पेशेंट को बेहोश किया जाता है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब ये जो CHCl3 होती है, इसको अगर हम वायु में खुला छोड़ दें, हवा में खुला छोड़ दें, प्लस इसमें सूर्य का प्रकाश भी इसमें आ रहा हो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो एक जहरीली गैस बनती है जिसका नाम है फास्जीन COCl2। क्या कहते हैं इसको, फास्जीन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसको कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है, और यह एक विषैली प्रकृति की गैस होने के कारण इसको धूप में नहीं रखना चाहिए, और इसीलिए इसको हमेशा रंगीन बोतलों के अंदर, क्लोरोफॉर्म को हमेशा कलरफुल बॉटल्स के अंदर संभाल के रखा जाता है, या फिर हम ये कहेंगे कि जो ब्लैक कलर की बोतल्स होती हैं, ब्लैक कलर का कांच की बोतल्स होती है, उसके अंदर इनको रखा जाता है ताकि इसको धूप या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में ना आ सके। अगला है इसमें आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के अंदर तुम्हें बस एक ही बात याद रखनी है कि ये एंटीसेप्टिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है। मतलब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हम उसके ऊपर जो भी दवाई लगाते हैं तो उसके अंदर आयोडीन होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का डर जो है कम रहता है। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CCl4। अगला है इसमें फ्रेऑन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC। अब ये मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रेऑन कहा जाता है। मेथेन और एथेन के जितने भी क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न हैं उन सभी को, मतलब जिसके अंदर मेथेन और एथेन में हाइड्रोजन जो है वो अगर फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाए तो उसको बोलेंगे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जितने भी एथेन और मेथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के व्युत्पन्न हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फ्रेऑन कहलाते हैं। अब फ्रेऑन के अंदर हमें ये चीज़ थोड़ी समझनी है, ये तुम्हारे नोट्स के अंदर नहीं है लेकिन सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे कि इसमें नाम पूछा जाता है, पेपर में इसका नाम पूछा जाता है कि ये सूत्र दे दिया जाएगा, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम जो है फ्रेऑन 112 है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो कार्बन, हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन। तो इसको इसी क्रम में लिखना है, पहले कार्बन लिखना है, फिर हाइड्रोजन लिखना है, फिर F लिखना है, फ्लोरीन लिखना है। कार्बन जितने भी हैं, जैसे इसमें 2 हैं उसमें से 1 माइनस करना है, 2 में से 1 को हम माइनस करना है तो 1 आ गया, तो ये पहला अक्षर 1 इसमें आ गया। उसके बाद है कि हाइड्रोजन की संख्या जितनी भी है, जैसे हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, 0 आ गया, तो इसमें 1 को हमने प्लस करना है तो 1 आ गया। उसके बाद फ्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इसको एज इट इज लिख देना, तो 112 इसमें आ गया। तो इसी तरह से कोई मर्जी तुम्हारे पास पूछ लिया जाए, इनके अलावा भी अगर पूछ लिया जाए तो उसका नामकरण तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो है फ्रेऑन 12, ये पिछले साल पेपर में पूछा गया है, इस तरह से ये इससे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं पेपर में। अगला है इसमें DDT जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या है, कार्बन
कार्बन के साथ में फिर कार्बन। अब ये जो पहला कार्बन है इसके साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ भी 3 कोई ना कोई तो चीज़ जुड़ी होगी। इसके साथ एक के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 2 के साथ क्या जुड़ी हुई है, बेंजीन रिंग्स जुड़ी हुई हैं। और इन दोनों बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर क्या है, क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सभी की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो गई है और ये 2 इसमें कार्बन इसके बीच में आ रहे हैं। अब इसका एक तो नामकरण पूछा जाता है, पी 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 डैश, पी कोमा पी डैश डाई क्लोरो फेनिल। अब इतना समझ में आ गया होगा। ये वाला जो हिस्सा है, इन 2 हिस्सों की इसमें बात की गई है अभी तक, पीपी डाई क्लोरो फेनिल, ट्राई क्लोरो अब ट्राई क्लोरो कौन से आ गए, ये वाले 1 2 और 3। उसके बाद है एथेन। एथेन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद है, ये तो इसका नॉर्मल नाम, अब इसमें रह गया डाई क्लोरो डाइफेनिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डाई, ठीक है। अब यहाँ देखो डी डी टी, डी मतलब डाई, डी मतलब डाई क्लोरो, उसके बाद दूसरे डी का मतलब है डाइफेनिल, तीसरे टी का मतलब है ट्राइक्लोरो एथेन, डी डी टी। अब उसके बाद इसका दूसरा नाम है आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, 111 ट्राई क्लोरो, ठीक है। उसके बाद है 2 बिस, बिस का मतलब डाई, 4 क्लोरो फेनिल एथेन, ठीक है। तो ये नाम जो है दोनों के दोनों तुम बच्चों को याद हो जाने चाहिए। ये जो है अब यहाँ देखें 111 ट्राइक्लोरो, मतलब कि 1 नंबर पर क्या है, 3 क्लोरो आ गए, तो 111 ट्राइक्लोरो, 2 तो ये दूसरा नंबर कार्बन है, 2 बिस, बिस का मतलब 2, 4 क्लोरोफेनिल, ये 1 2 3 और ये 4 नंबर पर क्या है दोनों में क्लोरीन, 4 क्लोरोफेनिल, और एथेन का मतलब ये वाला एथेन, ठीक है। उसके बाद है छठा पॉइंट हो गया डीटीटी। 7वां है इसमें BHC। अब BHC के अंदर क्या होता है, बेंजीन रिंग नहीं बनानी है हमने, मतलब सिर्फ 6 मेंबर्स की रिंग बनानी है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन। तो अब इसका सूत्र क्या बन गया, C6H6Cl6। तो हाइड्रोजन को इसके अंदर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, तो बन गया BHC। अब इसका आईयूपीएसी नाम है 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। उसके बाद है 8वें नंबर पर CH3Cl का कक्षीय आरेख चित्र। ये कई बार पेपर में पूछा गया है तो मेरा इसमें एक्स्ट्रा इसमें डाला गया है। अब देखो CH3 मतलब C के साथ क्या है, H3 जुड़े हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या है, Cl जुड़ा हुआ। तो कार्बन जो है, सबसे पहले हम इस कार्बन को देखते हैं। कार्बन के क्या है, 4 बंद होते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इन चारों बंद को बना लेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद है ये वाले 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संरचना कैसी होती है, गोल होती है। तो हाइड्रोजन हम इस तरह से बना लेंगे।
उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है उसके अंदर 2 होल्स होते हैं, तो हम इस तरह से ये बना लें, तो ये बन गया इसका कक्षीय अरे। अब यहाँ पर एक तो ये वाला जो बंध है इसके बीच में बंध बने, और बाकी 3 बंध जो हैं वो ये वाले बने। तो ये वाला जो बंध है वो क्या है, sp3, और ये भी क्या है sp3, क्योंकि सभी के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब sp3 के साथ क्या है 3pz, और इसके साथ क्या है 1s। अब ये देखो हाइड्रोजन जो होता है वो s ब्लॉक का तत्व है, इसलिए यहाँ पर आया s, और ये जो क्लोरीन है वो p ब्लॉक का तत्व है, इसलिए यहाँ पर आया p। अब ये z का होता है, बस ये थोड़ा याद रख लो, और ये 3 नंबर पर होता है और ये 1 नंबर पर, ठीक है, क्योंकि ये पहले क्लोरीन जो है वो तीसरे आवर्त में आता है, पहले आवर्त में हाइड्रोजन है तो इसमें यहाँ पर 1 आ गया, और क्लोरीन जो है फिर क्लोरीन आता है और फिर क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन जो है वो तीसरे आवर्त में आता है, इसलिए यहाँ पर हमने 3 शब्द इसमें लगाया है। अब उसके बाद अगला है नोवा पॉइंट क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन, अब इसका सिर्फ सूत्र याद करना है तुमने, CCl3.NO2, ठीक है, तो ये इसका सूत्र तुम्हें याद करना है। तो यहीं पर तुम्हारी ये वाली वीडियो कंप्लीट होती है। इसके बाद है इसके प्रश्न उत्तर, जिसको हम अगले वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।